नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तराखंड में 5वें विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को भारी शिकस्त झेलनी पड़ी, उसके बाद अब चंपावत उपचुनाव के परिणाम ने कांग्रेस के मनोबल पर गहरा प्रभाव डाला है। तेजी से सिमट रहे जनाधार को संभालने के लिए विभिन्न वर्गों को शामिल करते हुए कांग्रेस पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी गठित करेगी और ये कमेटी अब पार्टी की जनता के बीच पैठ मजबूत करने की रणनीति बनाएगी। कांग्रेस हाईकमान भी उत्तराखंड में पार्टी की लगातार कमजोर होती जा रही स्थिति से चिंतित है। देवभूमि उत्तराखंड में 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन का मिथक अब टूट चुका है। एक बार फिर से रणनीतिक मोर्चे पर मिली निराशा से उबरने के लिए अब प्रदेश स्तर पर पीएसी के गठन का निर्णय लिया गया है। ये काम जल्द किया जाएगा ताकि प्रदेश भर में पार्टी की सक्रियता बढ़ाई जा सके। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि पार्टी हाईकमान से इस बारे में हरी झंडी मिल चुकी है। इधर हाईकमान के स्तर से ही नई कमेटी के गठन के आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस और अपने वरिष्ठ नेताओं को नाराज कर रही कांग्रेस क्या पीएसी गठित करने सभी वर्गों सहित वरिष्ठ नेताओं को इस कमेटी में जोड़कर खुश करना चाहती है? क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष और नए नेता प्रतिपक्ष के चयन पर प्रदेश के बड़े कांग्रेसी नेताओं ने विरोध किया था और कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ भी चुके हैं। अब इस मामले पर बीजेपी का कहना है कि पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो गई है। कांग्रेस के काम कोई कमेटी नहीं आएगी। कांग्रेस अब पूरे देश में नहीं उबर सकती। कांग्रेस पार्टी ने हार का सामना किया है अभी उत्तराखंड के चुनावों में, और अपने आप को मजबूत करने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम एक मजबूत विपक्ष हैं और कल को हमें सरकार में आने की कोशिश हर हालत में करनी होगी, ताकि जनता के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी है या महंगाई है, जिस तरह से धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही हर एक को साथ लेकर चलती आई है। और इसी ही दिशा में हमारी पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अपनी पार्टी के मध्य से भी जितने हमारे लोग हैं सबका प्रतिनिधित्व भी होता है, और एडवाइजर्स के तौर पर एक्सपर्ट्स जो है उनको हम अगर जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे को एक दिशा दिखाने के लिए कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, सबको साथ लेकर चलना, ये पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी हमें बताएगी भी, सिखाएगी भी और करवाएगी भी। और इससे न केवल कांग्रेस पार्टी स्वयं में मजबूत होगी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में अपनी आवाज मुखर रूप से बुलंद करती रही है, मगर उस दिशा में भी और हम मजबूत होंगे और हम अपनी पार्टी को जनता के बीच में ले जाकर जनता के मुद्दों को उठाने में और सक्षम भी होंगे, ताकि जनता के मन में ये बात भी आए कि किस प्रकार से आज जो सरकार है, जिस दल की सरकार है, वो केवल भ्रम की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, जो हमारा संविधान बिल्कुल इजाजत नहीं देता। मगर हम लोगों को जागरूक भी कर सकेंगे, उनके मन में जगह भी बना सकेंगे, ताकि देश को, प्रदेश को एक दिशा दे सके। कांग्रेस का जनाधार इस प्रदेश से नहीं पूरे देश से खत्म हो रहा है। पूरे देश में कांग्रेस का जनाधार सिमट रहा है। आज कांग्रेस केवल 2 प्रदेशों में रह गई है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और आने वाले चुनावों में कांग्रेस वहां से भी सिमट जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की कथनी और करनी में जो अंतर है, कांग्रेस का जो असली चेहरा है, कांग्रेस का जो चरित्र रहा, इस प्रदेश और इस देश की जनता उससे भली भांति परिचित हो चुकी है। अब कांग्रेस पीएसी का गठन कर ले, जो वो पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी का गठन करने की बात कर रही है, चाहे वो किसी और कमेटी का गठन कर ले, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जनता काम मांगती है और जनता ने देख लिया। 63 वर्षों तक कांग्रेस को आजमाया, कांग्रेस ने इस देश का कितना भला किया ये देश की जनता जानती है। केवल और केवल अकंट भ्रष्टाचार में जो है कांग्रेस के नेता डूबे रहे, और कोई ऐसा कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं जिसके ऊपर 1000-2000 करोड़ के आरोप ना हो या जो जमानत पर ना हो। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर चल रहे हों, उस पार्टी की आप जो है
दशा का और दिशा का अंदाज लगा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाला समय कांग्रेस के लिए और भी ज़्यादा दुखकारी होने वाला है। वो जौन सी मर्जी जो है कमेटी का गठन कर ले, जिस मर्जी कमेटी का गठन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी का गठन करने जा रही है कांग्रेस, क्या लगता है सर? कई बार इस तरह की कमेटियां बनी हैं लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आया, कुछ मजबूती मिली कांग्रेस को? देखिए, ये कांग्रेस का सोचना और उसका करना ये वो जाने, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आज जनता विकास चाहती है और वो समय गया जब लोग पार्टियों के नाम पे इस प्रकार का कहा कि वोट डालते थे। आज विकास के नाम पे लोग वोट डाल रहे हैं, अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। प्रतिनिधि भी पार्टी भी दोनों, प्रतिनिधि भी अच्छा हो ऐसा जनता चाहती है और साथ में पार्टी भी जो विकास करना चाहती है। तो यही विकास मोदी जी के हाथों से हुआ है। उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ, देश का विकास हुआ है। मैं यदि आपको कहूँ कि कोविड के समय में भी इतना राहत दिया जनता को, कल्पना कर नहीं सकते लोग कि हम इससे उबर सकते हैं, उठ सकते हैं। लेकिन ऐसे समय पे सबको वैक्सीन देना 100%। आज यही नहीं तो गरीब कल्याण योजना के तहत घर घर में राशन पहुंचाने का काम किया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए तो आयुष्मान योजना, चाहे वो घर घर में नल में जल की बात हो, पानी की बात में करो, शौचालय की बात करो, तो ये नहीं तो, और सड़क टमटमाती। आज मेरे साथ बहुत सारे दिल्ली से भी लोग कहते हैं कि साहब हम ऋषिकेश से कभी होता था तो 2 दिन 3 दिन लगते थे बद्रीनाथ पहुंचने में, केदार। आज हम सुबह ऋषिकेश से चलते हैं, शाम को बद्रीनाथ पहुंच जा रहे हैं, अगले दिन लौट आ रहे हैं। ये सड़कें तो वो दिखती है। रेलवे कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में और उत्तराखंड के अंदर पहली बार आज़ाद भारत में चल रही है मोदी जी के राज में। तो मोदी जी का जिस तरह ड्रीम प्रोजेक्ट और जिस तरह की योजना, प्रदेश में 5वीं विधानसभा चुनाव के बाद अब जो चंपावत उपचुनाव में हार हुई है कांग्रेस की, उससे कहीं ना कहीं मनोबल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस तेजी से सिमट रही जनाधार के लिए पीएसी गठित करने जा रही है कांग्रेस। आपको क्या लगता है ये जो कमेटी गठित करेगी इससे कुछ खासा मजबूती मिलने वाली है कांग्रेस को? कमेटी गठित करने से नहीं, मूल बात ये है कि केवल उत्तराखंड में नहीं है बल्कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस का ह्रास हो रहा है। सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे सुगठित पार्टी एक समय में रही है, आज़ादी की लड़ाई लड़ी हुई पार्टी है। और जिस पार्टी के साथ जो कहना चाहिए कि एक जिनको आप एक मिथक मान सकते हैं, ऐसे प्रतीक हैं गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, ऐसे लोगों की पार्टी की आज ये दशा हो रही है कि इसका अर्थ ये है कि बीमारी गंभीर है। और आप कोई भी कमेटी बनाइए, कुछ भी गठित कीजिए, उससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मूल समस्या ये है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है। कमी नहीं बल्कि ख़त्म हो गए हैं, कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं थे। और जो दूसरा प्रतिपक्षी दल है कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी, उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक कार्यकर्ताओं की बहुलता है। और देश में जहाँ भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अस्तित्व में हैं और जो मुकाबला कर रही हैं, मसलन शिवसेना, मसलन लालू प्रसाद यादव की पार्टी, या ले दे के मुलायम सिंह अखिलेश की पार्टी, या ममता बनर्जी की पार्टी, या वहाँ स्टालिन की पार्टी, कि जितनी पार्टियां हैं इन सब के पास कार्यकर्ता है भाई, इनके पास ग्रास रूट वर्कर्स हैं। और आप कांग्रेस में देखेंगे तो उसमें ग्रास रूट वर्कर्स खत्म हो गए हैं। वहाँ केवल सत्ता की और कुर्सी की लड़ाई है, उसमें नेता बचे हैं, कार्यकर्ता खत्म हो गए। ये कांग्रेस की मूल समस्या है और इसमें समय लगेगा। आप ये मत समझिए कि ये कोई साल 2 साल या 2-4 साल का हल हो जाएगा। इतने लंबी समय की बीमारी है, पुरानी बीमारी है, कि इसको हल करने में भी टाइम लगेगा। आपको कार्यकर्ता जनरेट करने पड़ेंगे, कार्यकर्ता पैदा करने पड़ेंगे। और ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जब तक कांग्रेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती है, जब तक पूरी तरह से वो स्वास्थ्य लाभ नहीं करती है, तब तक बीजेपी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और अगर किया जा सकता है, अगर बीजेपी को कोई रिप्लेस करेगा, तो ये सारे जिनका मैंने आपको नाम गिनाया, ममता बनर्जी है, उधर ठाकरे है, उधर लालू प्रसाद है, इधर अखिलेश है, ये सारे मिलजुल कर संयुक्त मोर्चा बनाकर बीजेपी को रिप्लेस करेंगे। कांग्रेस के अकेले के बस में अब ये बात नहीं है।
चलिए तो बात एक बार फिर से उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस अब पीएससी यानी कि पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी बनाने जा रही है। इसका गठन होगा और देखना होगा कि कांग्रेस इसमें कितनी सफल हो पाती है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, भास्कर अचुक जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और दिनेश शक्ति त्रिखा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले चुक साहब आप के पास आना चाहूंगी। कांग्रेस बना रही है पीएससी का गठन किया जा रहा है, लेकिन गुटबाजी जो कांग्रेस में है, क्या वाकई इस पीएससी से गुटबाजी से निकालने की कोशिश है? भास्कर चुक जी पीएससी का गठन करने जा रही है कांग्रेस। जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है कि ये जो कमेटी का गठन किया जा रहा है ये सिर्फ गुटबाजी से निकालने की कोशिश है कांग्रेस को। बीजेपी को तो आरोप लगाना है, बीजेपी आरोप लगाती रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस को जिस रास्ते पर चल रहा है, कांग्रेस उस रास्ते पर चल रही है, गठन कर रही है और हम आगे बढ़ेंगे इससे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पीएससी का गठन किया जा रहा है, क्या कुछ इसमें खास रहेगा इस कमेटी में? पीएससी का गठन किया जा रहा है, पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी बन रही है। किस तरीके से आगे संगठन को बढ़ाना है, किस तरीके से हमने जो हमारे चिंतन शिविर में चर्चाएं हुई हैं उनको जमीन पर लागू करना है, किस तरीके से अपने कार्यकर्ता तक हमें पहुंचना है और किस तरीके से प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार के दुनिया भर के मामले आज की डेट में है, जिस तरह से लोग बेरोजगार हैं, जिस तरह प्रदेश से बड़े मामले हैं, उन सारे मामलों पर कांग्रेस को अपना काम किस तरह से करना है ये सब पीएससी करेगी और प्रदेश के अध्यक्ष को एडवाइस करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष इसमें निर्णय लेंगे और आगे बढ़ेगी कांग्रेस। ठीक है, संजीव वर्मा जी पीएससी का गठन करने जा रही है कांग्रेस, प्रतिक्रिया आपकी? मुस्कान जी देखिए, चाहे पीएससी करें, चाहे पीएससी करें, चाहे कोई सी करें, किसी भी प्रकार का कांग्रेस पार्टी कोई भी गठन कर ले, गुटबाजी से जब तक ये लोग बाहर नहीं आएंगे इन सब चीजों के कोई मायने नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस आज गुटों में बटी हुई है, प्रीतम सिंह जी का अलग गुट है, हरीश रावत जी का अलग गुट है, इनके पूर्व अध्यक्ष गोदियाल जी का अलग गुट है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी का अलग गुट है और जो अभी नए आपके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं महाराज जी, उन्होंने इस सब से 4 कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बार को एक बड़ा चौंकाने वाला एक इस तरह की बात बोल दी कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर गुट होगा तो महाराज जी का गुट होगा, यानी कि उन्होंने। संजीव वर्मा जी मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव वर्मा जी आप अपनी बात पूरी करें। जी मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जबरदस्त गुटबाजी में मशगूल है, जबरदस्त गुटबाजी से जूझ रही है और कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजी से बाहर नहीं निकलती, चाहे जितनी भी प्रकार की ये कमेटियां बना लें, इनका कुछ भी होने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से भी 2022 के चुनाव हुए, 2022 के चुनाव में जनता ने आपको नकार दिया, जहां हम एक विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव मैदान में गए थे, वहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज के ऊपर इन्होंने पूरे चुनाव को केंद्रित कर दिया। विकास का इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई अवधारणा है विकास की। और जिस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले चंपावत के जो उपचुनाव हुए, चंपावत के उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकारने का काम किया। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के युवा नेतृत्व ने जनता ने उनके युवा नेतृत्व पर विश्वास कायम किया, उनकी नीतियों पर विश्वास कायम किया और जिस तरह से वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी विश्वास की और अपनी सहमति की मोहर लगाने का काम किया
और 93.25% का एक मुश्त एक आशीर्वाद जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को दिया, और कांग्रेस पार्टी मात्र 5% वोटों पर सिमट गई और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, जहां आपके तमाम नेता नॉमिनेशन से लेके वोटिंग तक पूरे सीन से पूरी तरह गायब रहे। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जबरदस्त उठापटक वो की जो स्थिति है, कांग्रेस पार्टी उससे बाहर नहीं निकल पा रही है और उन्हीं सब बातों का कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और मैं सोचता हूँ आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत ठीक है, लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास। चुग साहब जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। कह रहे हैं संजीव वर्मा जी कि जो गुटबाजी है कांग्रेस में, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में भी और चंपावत उपचुनाव में भी। जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, चंपावत उपचुनाव की जहां तक बात कर रहे हैं उसमें तो गुटबाजी वाली बात छोड़ दीजिए। चंपावत का चुनाव पूरे प्रदेश का चुनाव नहीं था, चंपावत का चुनाव एक विशेष विधानसभा क्षेत्र का चुनाव था, क्योंकि उससे पहले ही जब आपकी प्रत्याशी ने ये कह दिया कि मैं तो अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ रही हूँ, कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये गुटबाजी नहीं तो और क्या है? आपको निर्मला गैतोड़ी जी का एक बयान जो एक अखबार ने छापा, जो उन्होंने कहीं बोला नहीं है, एक अखबार ने छापा वो पता है, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जो कि सारे सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में प्रकाशित हुआ, आपको उसको भी सुनना चाहिए। वो भी पता है, वो भी बयान पता है जिसमें उन्होंने खारिज किया इस पूरे बयान को अपने, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पहले आप कुछ भी बता दें उसके बाद आप इसको खारिज कर दें। बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जिस पत्रकार ने वो छापा है उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करने जा रही हैं। जिस पत्रकार ने वो छापा है उस बयान को मनगढ़ंत तरीके से निर्मला गैतोड़ी जी के मुंह से छपाया गया, और बाद में निर्मला गैतोड़ी जी जब अपना स्टेटमेंट दिया है और बकायदा वीडियो के माध्यम से दिया है, तो उसमें गुटबाजी का कोई सवाल ही नहीं रह जाता। चंपावत एक महज एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आज विधायक हैं, प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अब से 2 महीने पहले वो खटीमा हार के आए हैं और बहुत बुरी तरह हार के आए हैं। तो इसलिए इन बातों पे तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। जहां तक सवाल है विकास का, जहां तक सवाल है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूरा खाका भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से बुना और पूरे प्रदेश को इस तरह से बहकाया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी और ये कह रहे खाका ये कह रहे खाका हमने बुना। कितने बेशर्मी से झूठ बोलते हैं आप लोग को शर्म नहीं आती है क्या? आप पूरी बात तो सुन लो। आप बेशर्मी से झूठ बोल रहे मेरे भाई, तरीका नहीं है डिबेट का। आप बीच में क्यों टोक रहे हैं? पूरी बात सुनिए, जवाब देने को मुझे कहा है, आप मेरे टर्न पे मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में क्यों टोक रहे हैं? बोलिए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान कांग्रेस के एक नेता ने दिया, ये बात एक्सेप्टेबल है, और उस कांग्रेस नेता को पार्टी ने चुनाव के बाद जो है कांग्रेस से निकाल दिया, ये भी दूसरी बात है। लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूरा खाका बनाकर जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का माहौल बनाया कि कांग्रेस की सरकार आई तो सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटियां होंगी, इस कारण से कांग्रेस को चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसमें कोई शक नहीं है। और चुनाव के बाद भी आज पूरी की पूरी 4 धाम यात्रा को तरीके से करवाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। बुरा हाल 4 धाम यात्रा का है, वहाँ पर यात्रियों की मौतें हो रही हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। जैसे आपने कह दिया कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, तो इसमें जरा एक बार सोच लेने दीजिए बीजेपी को भी। मैं तब तक आ रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। त्रिखा साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। पीएसए का गठन कर रही है कांग्रेस, आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो गुटबाजी है कांग्रेस में उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस का ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो नतीजे रहे हैं, चाहे वो विधानसभा चुनावों के हो या फिर उपचुनाव के, उस नतीजों से जो कांग्रेस को नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए ये पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी का गठन हो रहा है। हेलो जी त्रिखा जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने सरकार बना ली, बना लिया, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको हमने पहले भी कहा था कि सरकार आप ही बनाएंगे, धामी नहीं देंगे, आप पहचान ना हो कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है या नहीं है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी 14 से चालू हो गई थी जब आपके पीएम साहब आए थे।
आज की डेट के अंदर जो एडवाइजरी कमेटी बना रहे हैं, इन समझदार नेताओं को, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, चाहे वो आपके अपना क्या नाम है महाराज जी हो, जितने भी आपके अच्छे समझदार जितना अपने आप को बनते हैं, इनकी गुटबाजी कहाँ थी जिस वक्त चुनाव चालू हुए थे? उस वक्त इनकी एकता कहाँ थी? जो जितने भी नेता है अपने स्वार्थ से नेता है, इनके स्वार्थों की अगर पोल खोली जाए तो सबके ऊपर इंक्वायरी काटी जाएगी, तो जवाब देना बहुत भारी हो जाएगा। नंबर दूसरी बात है कि चंपावत के अंदर निर्मला जी को खड़ा करने की सहमति नहीं सभी नेताओं की थी। आपने चंपावत के अंदर एक जुटता दिखाई नहीं। अब आप बातों में जुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जुटता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 40 साल से कांग्रेस को देख रहा हूँ और कांग्रेस जानता हूँ। कांग्रेस के अंदर एक जुटता थी तो द्वारकानाथ भवन के टाइम थी। जिस वक्त आपका कांग्रेस भवन आपके हाथों से निकल रहा था, वो अकेला एमएलए यहाँ बैठा हुआ आपके बिल्डिंग की चौकीदारी कर रहा था। क्या वैसा नेता है आपके पास इस वक्त कांग्रेस के अंदर? सिवाय एक दूसरे के ऊपर गालियां देना, सिवाय एक दूसरे के खिलाफ बोलना, सिवाय एक दूसरे के ऊपर लाठें लगाने के अलावा है क्या आपके पास? कुछ नहीं। एकता नाम की चीज नहीं है आपके पास। आप घर में बैठ के लड़े, बार बार कहते रहे आप घर की लड़ाई है, घर बैठ के कुछ नहीं करे, लेकिन घर का बैठा हुआ आदमी है वो पैसे के लिए नहीं बैठा। आप लोग पैसे के लिए बैठे हुए हैं। आपको अपनी एकता दिखानी चाहिए थी मार्केट के अंदर, विपक्ष के अंदर बैठ के बोलना चाहिए था। आप इस वक्त स्वामी जी बन गए हैं मुख्यमंत्री, को 10 साल तक के आप क्या करेंगे? ये गुटबाजी करते रहेंगे? आप एक कमेटी बनाते रहेंगे, एक लोकसभा बनाते रहेंगे? किस किस के नाम बनाने जाएंगे? पहले अपने आप को तो बनाए बैठ के। जितने भी आपके नेता हैं, चाहे गुरजाल जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे महाराज जी हो, सतपाल जी छोड़ के चले गए वो हो, किस किस की बात करते हैं? हरीश रावत जी की बात करते हैं। हरीश रावत जी के सामने क्या है? आप खुद जानते हैं सारे कांग्रेसी, उनके सामने क्या चीज और क्या चीज नहीं है। जो एक अध्यक्ष, एक प्राइम मिनिस्टर अपनी बेटी को तो भाजपा का टिकट दिला के जिता सकता है, लेकिन अपने बेटे को नहीं बना सकता। वो गुटबाजी कैसे दूर करेगा? प्रीतम जी आप बताइए, आपने पूरे शासन के अंदर जब अध्यक्ष रहे, सिवा विपक्ष के बैठने के अलावा क्या किया? कुछ नहीं किया। जनता के बारे में सोचा, न महंगाई के बारे में सोचा, न ही किसी आदमी के बारे में सोचा। सिर्फ अपने ही नेतागिरी और गुटबाजी में चल रहे। गुरजाल जी आप अध्यक्ष है, आपके छत्र छाया में चुनाव हुआ, क्या करा आपने? बताएंगे? सिवा आपकी गुटबाजी, आज उसकी बेइज्जती करी, कल उसके साथ चमचागिरी करी, कल उसके साथ बोलते रहे। बड़े कड़वे शब्द लगेंगे आपको, लेकिन आपका अंदर आत्मा जागे, अंदर आत्मा सुनने के बाद काम करे। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ एक बार फिर से आपके पास। चुग साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए। तमाम आरोप लगाए हैं और त्रिखा साहब जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं, वो बहुत लंबे समय से देखी है उन्होंने तमाम चीजें, और अब वो बता रहे हैं सच्चाई आपको। देखिए मुस्कान जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस नाते से तो इनकी इज्जत करना बनता है, लेकिन इन्होंने अभी कुछ बातें इस तरह की कह दी जो पूरी तरह से तथ्यहीन है। इन्होंने कहा कि हरीश रावत जी ने अपनी बेटी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिलवा दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि हरीश रावत जी की बेटी जो इस समय विधायक हैं, वो कांग्रेस के टिकट पर विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट कब दिया? थोड़ी मुझसे गलती से निकल गया, आपने बोला ना। हाँ ठीक है। दूसरा, आपने गोदयाल जी पर तमाम आरोप लगा दिए। गोदयाल जी चुनाव से मात्र 3-4 महीने पहले प्रदेश के अध्यक्ष बने और गोदयाल जी आज भाजपा से 3% कम वोट ला पाए, तो आपने गोदयाल जी को ये कहते कि वो चमचागिरी करते रहे और उसके साथ घूमते रहे। देखिए, आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। विधानसभा उपचुनाव में मैं पहले भी कई बार कह चुका, विधानसभा चुनाव की बड़ी बात कर रहा हूँ, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से मात्र 3% वोट कम मिला और कांग्रेस आज इसलिए विपक्ष में है। 3% वोट ज्यादा लेने की वजह से भाजपा सत्ता में है। तो इतने सारे आरोप मैं लौटूंगी आप सभी के पास, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चुग साहब अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि गोदियाल जी को 3-4 महीने का टाइम मिला। 3-4 महीने के बाद जब चुनाव का रिजल्ट आया तो कांग्रेस को मात्र 3% वोट भाजपा से कम मिला, जिस कारण कांग्रेस आज विपक्ष में है और भाजपा सत्ता में है। तो 3% वोट कम मिलने की वजह से आपने गोदियाल जी पर तमाम आरोप जड़ लिए कि आप चमचागिरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो इस तरह की बात कहते हुए एक वरिष्ठ पत्रकार को सोचना चाहिए। बात 3 महीने की नहीं है, बात है स्टेट की। बात स्टेट के अंदर है। स्टेट के अंदर आपने काम 1 दिन में भी करना है, 3 महीने में भी करना है। उस हिसाब से आपने काम करना है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि 3 महीने पहले हम आए और 3 महीने पहले हम क्या करते हैं। मान्यवर एक्सक्यूज तो हम ले ही नहीं रहे। हम कहते रहे कि हमारी कुछ कमियां रही, हम अपनी बात को जनता तक पहुंचा नहीं पाए, इसलिए हम हार गए। और हम उनको उस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए हम पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी का गठन कर रहे हैं और इसके अलावा भी हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। और तो हम जनता के बीच में पहुंचेंगे और जनता तक अपनी बात को उस तरीके से पहुंचाएंगे जिस तरीके से पहुंचाना चाहिए। तमाम आरोप कांग्रेस के नेताओं पर लगा देना और बीच में आपने कहीं कहीं पैसा शब्द का भी जिक्र करा जिसका कोई एविडेंस किसी के पास नहीं होता, ये चीजें अच्छी नहीं होती मान्यवर। दूसरी बात, आप ये देखिए कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से लगातार नाकाम सिद्ध हो रही है। 4 धाम यात्रा का ताजा मुद्दा है। गैरसैंण में जो सत्र हो रहा था, गैरसैंण का सत्र कैंसिल करके वो सत्र देहरादून में हो रहा है। गैरसैंण को हम राजधानी बनाने की बात करते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर भी वरिष्ठ पत्रकार साथियों को अपनी बात को उस तरीके से कहना चाहिए जिस तरीके से कांग्रेस के विरुद्ध आरोप लगाते हुए आप लोग कहे जाते हैं। बात ये है सर, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ। आप खुद इस बात को सोचिए। कभी आपने राज्य से मंथन किया? बहुत मंथन ही कांग्रेस मंथन ही कर रही है और मंथन में से ही आज जो पीएसी के गठन की बात हुई वो मंथन में से ही निकली है मान्यवर। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि यदि हाँ बोलिए सर, ये मंथन आपको इलेक्शन से पहले नहीं कर लेना चाहिए था। अगर सोचिए आप तो, अगर आप ये इलेक्शन से पहले मंथन कर लेते और ये भाजपा को बार बार गुटबाजी कहने का मौका नहीं मिलता और आप स्ट्रॉन्ग होते तो मान्यवर गुटबाजी का जहाँ तक सवाल है तो भाजपा के ही एक बहुत बड़े पद के नेता ने प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक पर भी आरोप लगाए। भाजपा के ही बहुत सारे विधायक पद के उम्मीदवारों ने भी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लगा दिए और खटीमा में पुष्कर सिंह धामी जी की हार के बारे में भी जांचें चली है और अखबारों में छपा है। तो गुटबाजी का सवाल ये नहीं कि गुटबाजी सिर्फ कांग्रेस में है, गुटबाजी भाजपा में भी है, लेकिन भाजपा जीत गई है इसलिए आपने भाजपा के 100 गुना माफ कर दिए। भाजपा की गुटबाजी ठीक है त्रिकाल साहब, लौटूंगे एक बार फिर से आपके पास। चुग साहब आपके पास भी आऊंगे। संजीव वर्मा जी से तब तक जवाब ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी, मजाक उड़ा रही है और जिसका वो फायदा उठा रही है और मान्यवर ऐसा होता है कि पृथ्वीराज चौहान अगर एक लड़ाई में ठीक है चुग साहब आ रहे हो, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हो। वर्मा साहब, इतिहास की बात तो करनी पड़ती है साहब, इतिहास से ही भविष्य बनता है। सर इतिहास अरे भाई अरे आप शर्म करो। कहाँ पृथ्वीराज जी से आप कांग्रेस की कंपेयर कर रहे हो? आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? शर्म नहीं आती? शर्म आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने देश को तोड़ने का काम किया, आप लोगों ने समाज को तोड़ने का काम किया, आपने देश में तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम किया। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज तक पूरे देश के अंदर घोटालों का एक साम्राज्य स्थापित करने का आप लोगों ने काम किया। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान की बात आप करते हैं। पृथ्वीराज चौहान की एक तलवार के वजन था 85 किलो। आपके किसी नेता का वजन नहीं है 40 किलो। आप उसकी तुलना अपने नेताओं से करना चाहते हैं तो वो उचित नहीं है। महाराणा प्रताप यदि चुनाव हार गए तो महाराणा प्रताप कमजोर नहीं थे, महाराणा सांगा अगर चुनाव हार गए तो राणा सांगा कमजोर नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान जो चुनाव हार जाए या युद्ध हार जाए सिर्फ हारने के कारण कमजोर नहीं कहा जाता। चुनाव हारना या जीतना ये हार जीत एक लोकतंत्र का हिस्सा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हार जीत का हिस्सा इतना नहीं होता कि 55,001 आदमी को वोट मिल जाए
और एक आदमी को सिर्फ 2000 वोट मिले, ये की बात है, बहुत शर्म की बात है। ठीक है, चलिए ठीक है त्रिखा साहब, मैं रोकना चाहूंगी आपको, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप दोनों से, मैं लूटूंगी आप दोनों के पास एक बार फिर से। वर्मा साहब के पास मैं जाना चाहूंगी। वर्मा साहब अपनी बात रखें। मुस्कान जी, जिस तरह से अभी उपचुनाव संपन्न हुए और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को 92.25% वोट लेकर एक तरह से उन्होंने विपक्ष का सुपड़ा साफ करने का काम किया, और जिस तरह से चंपावत की जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकारने का काम किया, तो कांग्रेस मुक्त चंपावत हो चुका है। उत्तराखंड से कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड होने की अब आगे बारी है, क्योंकि अभी आने वाले कुछ ही समय में नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के चुनाव अगले साल होने वाले हैं। उसके बाद 2024 में हमारे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और लोकसभा के चुनाव में भी तमाम जनता का माननीय मोदी जी की रीति नीतियों और उनके विकास कार्यों पर एक अटूट विश्वास है। उन्होंने जो धरातल पे काम किया है, एक विकास कार्य को डिलीवर करने का काम किया है, और डबल इंजन की जो सरकार उत्तराखंड में चल रही है, उत्तराखंड की जो धरातल पर हम लोगों ने एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का ताना बाना बुना है। चाहे उसमें आप नेशनल हाईवेज ले लीजिए, एक्सप्रेस हाईवे लीजिए, टनल्स लीजिए, नई नई रेल परियोजनाएं हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, और तो और जितने हमारे श्रद्धा के केंद्र, चारधाम के जितने भी श्रद्धा के केंद्र, केदारनाथ हो और यमुनोत्री हो, हेमकुंड साहिब हो, और अपना कुमाऊं में जितने भी हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, उन पर रोपवेज की जो नई नई परियोजनाएं हम लोग लेकर आ रहे हैं, उससे आने वाले समय में जो आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, आने वाले समय में ये संख्या करोड़ों में पहुंचने वाली है। और चारधाम यात्रा हमारे स्थानीय लोगों के लिए एक लाइफ लाइन का काम करती है, उनके पूरे वर्ष रोजगार सृजन का काम करती है, उत्तराखंड को एक रोजगार देने का काम करती है, और देश और विदेश से जो तमाम लोग उत्तराखंड देवभूमि में एक अपार श्रद्धा, विश्वास और आस्था लेकर आते हैं, हम लोग उनकी आस्थाओं पर कैसे खरा उतरें, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जिस प्रकार से अभी 2022 के अभी चुनाव हमारे संपन्न हुए, और चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो भी घोषणाएं करी, उन तमाम घोषणाओं को पूर्ण करने का काम हमारी सरकार कर रही है। दृष्टि पत्र के जितने हमारे वायदे जनता के साथ किए गए, उनका अक्षरशः पालन करने का हमारी सरकार काम कर रही है। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि जैसे हम सत्ता संभालेंगे तो पहली कैबिनेट बैठक में हम कॉमन सिविल कोड को उसका ड्राफ्ट लाने का काम करेंगे, हमारी सरकार ने उसका अक्षरशः पालन किया, और पहली ही कैबिनेट बैठक में हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट है उसको कैबिनेट में लाने का काम किया। साथ ही जिस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन जो पहले मात्र 1200 रुपए परिवार के केवल एक सदस्य को मिला करती थी, वृद्ध लोगों का और अपने सीनियर सिटीजन्स का विशेष ध्यान रखते हुए अब यह है वृद्धावस्था पेंशन 1200 की जगह 1500 रुपए प्रति कांग्रेस पर चल रही है, और आप अपनी सरकार के तमाम योजनाओं को गिनाने लगे। कांग्रेस पर बताइए ना। मैं मुस्कान जी मैंने ये योजना इसलिए बता रहा हूँ कि कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं और कांग्रेस की जो गुटबाजी है, उससे त्रस्त आकर कांग्रेस को जनता सिरे से नकार चुकी है। आज पूरी तरह से कांग्रेस हाशिए पर है। जिस प्रकार से जनता ने
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा अपना विश्वास व्यक्त किया है, माननीय मोदी जी की नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, और साथ ही कांग्रेस को पूरी तरह से थैंक यू बोलने का जो काम किया है कि हमको कांग्रेस नहीं चाहिए। इस तरह का एक जो वातावरण लगातार तेजी से पूरे देश भर में बढ़ता जा रहा है। मैं सोचता हूँ कांग्रेस को विचार करने का एक और आत्ममंथन करना चाहिए, जिस प्रकार से पूरे देश भर में कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता तमाम, चाहे कपिल सिब्बल सरीखे नेता हों और सुनील जाखड़ जी हो, हार्दिक पटेल जी हो, और अखबारों की सुर्खियां बन रहा, हर दिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिसमें राजस्थान हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, उड़ीसा हो, चाहे कोई भी प्रांत हो, कोई भी प्रांत हो, हर प्रांत के जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता। आर्य वर्मा साहब, आर्य एक बार फिर से चुग साहब आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी जो है वो कांग्रेस को एक सलाह दे रही है, नसीहत दे रही है कि आत्ममंथन कर ले, वरना कांग्रेस जो है वो कभी उभर नहीं पाएगी पूरे देश में। हेलो जी चुग साहब। हाँ, मेरे से बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, मैं तो असल में अब क्या कहते हैं, भाव विभोर होकर संजीव वर्मा जी की एक चुनावी स्पीच सुनने में लगा हुआ था, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे से भी कोई बात कर रहा है। खैर, अभी बात आदरणीय संजीव वर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि देश में तमाम नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, और उनके नाम के साथ बड़ी इज्जत के साथ वो अब जी लगाते हुए नजर आ रहे थे। आदरणीय कपिल जी, एक मिनट वर्मा जी, आप बोले मैं चुप रहा, केवल क्योंकि अरे एक लाइन बोल रहा हूँ, केवल एक लाइन बोल रहा हूँ मैं। जी जी, हम तो कपिल सिब्बल जी को जी करके बोल रहे हैं, जिनका पूरा जीवन कांग्रेस के अंदर व्यतीत हो गया, जो काले बाल लेकर आए थे, आज सफेद बाल लेकर कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं भरे मन से। लेकिन सर, लेकिन आपकी पार्टी के दिग्विजय सिंह, जो आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो ओसामा बिन लादेन जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी, उसको ओसामा जी बोलकर बोलते हैं। तो भाषण, अरे ये भाषण सर ये भाषण नहीं है, ये भाषण ये भाषण नहीं है। आप आतंकवादी को ओसामा जी बोलेंगे, आप आतंकवादी को ओसामा जी बोलेंगे, उनको महिमा मंडित करेंगे, आप उनको महिमा मंडित करेंगे। ये कांग्रेस का चरित्र और चेहरा दोनों सामने लेके आता है। करने का जो गंदा तरीका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, ये डिबेट को करने का तरीका बिल्कुल नहीं है। मुस्कान जी, आप इस चीज को देखिए कि डिबेट हो, जब तक ये बोलते रहे हम नहीं बोले, जब हमने बोलना शुरू करें बीच में शुरू करने का कोई तरीका नहीं है डिबेट का, ये हमें बोलने दीजिए। अभी हमारे आदरणीय संजीव वर्मा जी बड़ी इज्जत दे रहे हैं कपिल सिब्बल जी को, बहुत इज्जत दी इन्होंने हार्दिक पटेल जी को, बहुत इज्जत दी इन्होंने सुनील जाखड़ जी को, और मैं जानता हूँ अब से पहले कांग्रेस के जिस नेता ने कांग्रेस छोड़ी होगी उन सबको ये पूरी इज्जत दी होगी। अरे भैया, हमने देखा है, मत टोकिए ना, सुन लीजिए, जनता का भी समय खराब होता है इस तरीके से। सुन लीजिए पहले उन्हें, आपको समय दिया जाएगा, आप अपने समय में बोलिएगा। सीताराम केसरी जी, सामने देखा है सीताराम केसरी जी को, जो कांग्रेस पार्टी के। संजीव वर्मा जी, आ रही हूँ मैं आपके पास एक बार फिर से, अपने समय में बोलिएगा, एक बार उन्हें अपनी बात रखने दीजिए पूरी। चलिए ठीक है, लौटूंगे मैं आप दोनों के पास एक बार फिर से। इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता दें आपको, पंजाब से, जहां पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जो मामला है उससे जुड़ी है बड़ी खबर। शूटरों की मदद करने वाले 8 आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। केकड़ा ने दिया था घटना के दिन का मेन इनपुट जो है वो, केकड़ा जो गिरफ्तार हो चुका है उसने दिया था मनप्रीत उर्फ मन्ना को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी। संदीप उर्फ केकड़ा को 7 दिन के रिमांड पर भी भेजा गया। केकड़ा ने ही घटना के इनपुट जो है वो घटना के मेन इनपुट दिए थे। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी बात रखिए आप चुग साहब।
हेलो जी चुग साहब। और संजीव वर्मा जी, रिक्वेस्ट है आपसे, सुन लीजिएगा, बीच बीच में मत बोलिए, जनता का समय खराब होता है। ओके ओके। चुग साहब। हाँ, अभी ये कह रहे थे कि कांग्रेस का जो नेता छोड़ रहा है, अरे भाई जिसको कांग्रेस छोड़नी है छोड़ के जाए, जिसे कल जाना वो आज जाए। हम तो खुल के कहते हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते कहते हैं, क्योंकि जिसका विश्वास कांग्रेस की विचारधारा में, रीति नीति में होगा, वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएगा। और जो पहले से ही कहीं ना कहीं अपनी सेटिंग बनाकर बैठा होगा, वो कल का जाता आज जाए, चाहे उसमें हार्दिक पटेल हो, चाहे उसमें कपिल सिब्बल हो, चाहे उसमें सुनील जाखड़ हो, या कोई और सफेद बालों वाला व्यक्ति हो। एक ग्रुप 23 और भी सुना था कोई हो रहा है, तो जिसको जाना जाए, लेकिन कांग्रेस का आम कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, इन्होंने बोला कि कांग्रेस हाशिए पर है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस आपसे मात्र 3% वोट कम लेकर आई, तो ये हाशिए पर कैसे हो गई? आजादी से लेकर और अब भारतीय जनता पार्टी समर्थित वीपी सिंह की सरकार चुनाव में 87% कम लेके आई है मेरे भाई। कम से कम बीच बीच में मत टोकिए ना। चुनाव जब पहला आजादी के बाद हुआ, तब से लेकर वीपी सिंह की सरकार आने तक 89 में कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 77 का चुनाव छोड़ के, और तमाम विपक्षी पार्टियां, तमाम सारी की सारी पार्टियां हाशिए पर रही। अगर इस बात को मान लिया जाए तो आज आपको जनता ने सत्ता दे दी, आज आपने जनता को बरकरार लिया और आपके पक्ष में जनादेश हो गया, तो किसी को अधिकार नहीं है कि दूसरी पार्टी को वो हाशिए पर बोल दे। एक बात आपने वृद्धावस्था पेंशन की कि हम एक व्यक्ति की पेंशन की जगह हम 2 व्यक्ति की पेंशन करना चाह रहे हैं। मान्यवर, आज से पहले आपकी सरकार के इस निर्णय से पहले जो ये एक व्यक्ति को पेंशन की जो योजना थी, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी। उससे पहले 2 व्यक्तियों को पेंशन मिला करती थी। आप ऑल वेदर रोड की बात करते हैं, ऑल वेदर रोड का तमाम जगह पर हाल खराब है, बुरा हाल है। और जो बात आप ये कहते हैं श्रद्धा के केंद्रों की कि वहाँ पर रोजी रोटी चलेगी, मैं साफ कहना चाहता हूँ, 4 धाम यात्रा ने दिखा दिया कि आप लोगों की तैयारी क्या थी। वहाँ पर इतनी मौतें इस बार हुई हैं, जिंदगी में कभी इतनी मौतें 4 धाम यात्रा में नहीं हुई। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, वहाँ पे व्यवस्था ही पूरी की पूरी खराब रही, वहाँ पे घोड़े खच्चर तक की मौत हुई है। इतना बुरा हाल आप लोगों ने 4 धाम यात्रा का कर दिया, जो श्रद्धा के केंद्र है। अरे आपका काम ही झूठ बोलने का है, आपका झूठ लौटूंगे आप दोनों के पास एक बार फिर से, आप दोनों के पास एक बार फिर से लौटेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिखा जी, आपके पास फिलहाल मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी हमने सुना दोनों पार्टियों को, दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातें रखने में व्यस्त हैं, लेकिन अगर समझा जाए तो कांग्रेस चिंतन की ओर ध्यान नहीं दे रही है, कांग्रेस मंथन की ओर ध्यान नहीं दे रही है। और अगर बीजेपी की बात करें तो अभी जो सत्र होने वाला है विधानसभा का, बजट सत्र जो शुरू होने वाला है, वो एक बार फिर से देहरादून में हो रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी में ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं हो रहा है। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि किस तरीके से वहां पर सत्र करवाया जाए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुस्कान जी, आपने शुरू से देखा होगा, आप तो मेरे साथ शुरू से ही मेरे साथ जुड़ी हुई है, आपकी डिबेट में लगभग 90% में आया हूँ। आपने शुरू से देखा होगा कि भाजपा हमेशा कांग्रेस पे लाठें लगाता रहा। भाजपा वाले कांग्रेस पे लाठें लगाते रहे और कांग्रेस वाले भाजपा पर लाठें लगाते रहे। अभी थोड़ी देर पहले जोशी कह रहे थे कि कांग्रेस का काम झूठ बोल रहा है। भाई, इतिहास के पन्ने जो लिखा हुआ है सन 47 से लेकर 14 तक, ये पन्नों पे अंदर जो लिखा है कि कितने वोट मिले, कितने प्रतिशत वोट मिले, क्या मिला, ये तो लिखा हुआ है, झूठ तो है नहीं। इस वक्त जो 4 धाम यात्रा में हो रहा है, ये भी कोई झूठ नहीं है। मौतों की संख्या बार बार आ रही है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब अभी 2 दिन पहले हो गए पूरा देखने के बाद। ये सब झूठ तो है नहीं। झूठ का पुलंदा अगर राजनीति में आया तो वो इनकी आशा से आया। इनकी आशा ने झूठ बोलना शुरू किया और इनके हर नेता ने झूठ का सहारा लिया, उसके ऊपर ये जीतते चले गए। मैं एक बड़ी छोटी सी बात मुस्कान जी आपके थ्रू कहूँगा। हो सकता है कि जोशी जी को और भाजपा के कई नेताओं को बुरी भी लगे,
क्या कभी इन्होंने रात को सोते दफा ये मंथन किया कि जिस चंपावत के अंदर टोटल 65,000 वोट हो और उसके अंदर 55,000 वोट एक पार्टी को पड़ जाए, क्या ये पॉसिबल है? यही मंथन करने की कभी करेंगे, सोचेंगे। त्रिखा जी दिल्ली की 70 सीटों में से 67। बीच बीच में मत टोका करिए, सुन लीजिए पहले उन्हें। कभी ये इसका मंथन करेंगे, इनका मंथन करें इसके पीछे वजह क्या थी। ये 55,000 वोट 65,000 में से मिलना कोई अतिशोक्ति नहीं है, इसके लिए विचार करने की जरूरत है। इस तरीके से अगर इलेक्शन होते रहेंगे, चाहे वो चंपावत का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी जगह का हो, राजस्थान का हो या मध्य प्रदेश का हो, कहीं भी हो, तो वो उचित नहीं लगता और दिमाग में बैठने वाली बात नहीं है। बाकी बात ये है कि सत्य झूठ का फैसला तो ये दोनों पार्टी अपने अंतरात्मा से करेंगी। बाकी जो 47 से लेकर 2014 तक के केस हुए, ये खुद मंथन करे, उसके ऊपर काम करे। कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत ये है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी जो कमेटी बनाना चाहते हैं बनाए, तो डोर बाय डोर जाकर मन से तन से और काम से मेहनत करें। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जब 2014 के चुनाव के अंदर मोदी जी को कोई नहीं जानता था, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जानते हैं। क्या उन्होंने ये काम नहीं किया होगा? उन्होंने कोई मेहनत नहीं की होगी? मेहनत करने से कामयाबी देती है और कामयाबी जो है वो हर ऊंचे उठे हुए इंसान को डुबोती है। हर उठा हुआ इंसान एक दिन गिरता है और वो वक्त दूर नहीं जब आने वाला टाइम ये बताएगा कि वास्तव में ही कांग्रेस को मंथन की जरूरत थी और उन्होंने मंथन किया और उसके उन्होंने फायदा उठाया। आज आने की चीफ मिनिस्टर है हमारे उत्तराखंड के, हम उनका मान सम्मान करते हैं, हम उनकी पूरी इज्जत करते हैं। आज गैर साहब की जगह हमारे देहरादून के अंदर सत्र चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे ऐसे काम होते रहे तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों पार्टियों को नमस्कार। जी, मैं सहमत हूँ वरिष्ठ पत्रकार महोदय की हर बात से, हर लाइन से सहमत हूँ। इस बार में उन्होंने जो भी बात कही, और कांग्रेस ने कुछ ना कुछ मंथन किया है और इसीलिए अब पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है और आगे जरूरत पड़ने पे जो कमेटियां बनाने की आवश्यकता होगी कांग्रेस वो बनाएगी। और हाँ, हमें घर घर तक पहुंचने की जरूरत है, दर दर तक पहुंचने की जरूरत है और इस दिशा में हम लोगों ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। हम हारे ही इसीलिए कि हम अपनी बात जनता को समझा नहीं पाए और हम इस तरह का प्रयास करने जा रहे हैं कि अपनी बात को जनता को समझा सकें। धन्यवाद, शुक्रिया सर। संजीव वर्मा जी। जी, समय की कमी, मेरे पास आखिरी कमेंट अपना रखें। मुस्कान जी देखिए, कांग्रेस के पास न कोई विजन है, न कोई सोच है, इस पर सोच है, न विकास की इनके पास कोई अवधारणा है। ये इनका काम केवल झूठ बोलना और जनता को मिसलीड करना, मिसगाइड करना, और यही एक बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की रही है। और विकास इनको दिखाई नहीं देता। जब विकास देखने की बात होती है। संजीव वर्मा जी, त्रिखा साहब की बातें आपने सुनी होंगी, उन्होंने बजट सत्र पर भी बहुत कुछ कहा है, जरा उस पर जवाब दे दें। संजीव वर्मा जी, त्रिखा साहब की बातें सुनी होंगी आपने, बजट सत्र पर बहुत सी बातें कही हैं उन्होंने, जो आप देहरादून में करवा रहे हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी में नहीं करवा रहे हैं, उस पर जरा अपना बयान दे दें। मुस्कान जी देखिए, इस समय चार धाम यात्रा हमारी बिल्कुल चरम पर है और चार धाम यात्रा रूट पर एक बहुत जबरदस्त इस समय लोड है और उस लोड को कम करने के मात्र उद्देश्य से और चार धाम यात्रा में जो हमारे यात्रा रूट के जितने भी लोग इस समय अपना रोजगार कर रहे हैं, उनका रोजगार किसी भी तरह से
प्रभावित ना हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार चारधाम यात्रा भी एक तरह से बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलती रहे और बजट सत्र भी चारधाम यात्रा चल रही है, तो फिर आपको पहले ऐलान नहीं करना चाहिए था संजीव वर्मा जी? पहले इस तरीके का ऐलान नहीं करना चाहिए था आपको कि वहां पर होगी, गैरसैंण में होगा विधानसभा सत्र? चौक साहब आखिरी कमेंट अपना रखिए। मैं आ रही हूँ वर्मा साहब, समय की कमी है मेरे पास, समय की कमी, मैं नहीं लौट पाऊंगी, समय की कमी है। आखिरी कमेंट मुझे चाहिए सबका वर्मा साहब, आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं सबका। चौक साहब जी, मैं इसका कहना चाहता हूँ गैरसैंण राजधानी बनने वाली है, ऐसा हमने कई बार सुना है। और जिस समय गैरसैंण राजधानी हो जाएगी, ग्रीष्मकालीन सत्र राजधानी में हुआ करेगा और हमेशा ग्रीष्मकाल में ही ये। अरे आप लोग, आपको कितनी बार मौका मिला, क्यों नहीं किया भैया? कितनी बार मौका मिला, क्यों नहीं बनाई आपने? क्या खाली, अरे आप लोग खाली झूठ बोलते हैं, आपके बस का कुछ नहीं है, आपके बस का कुछ नहीं है भाई। संजीव वर्मा जी झूठ बोलते हैं आप लोग। ये सोचना चाहिए, इनकी वही आदत जो है राष्ट्रीय नेतृत्व वाली है, जैसे राज्य के राष्ट्रीय प्रवक्ता करते हैं और उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। बीच बीच में टोकने की आदत बहुत बुरी होती है ये। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस ने अपने कायाकल्प करने के लिए पीएससी का गठन करने जा रही है कांग्रेस, देखना होगा कि ये पीएससी, ये पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी कांग्रेस को कितना आगे बढ़ाती है और कितनी कांग्रेस की भूमिका ज्यादा सक्रिय करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।